बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान पे। जहां बताते चले कि पाकिस्तान और चीन ने सोशल मीडिया पर हमारे युवाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाकर जो नया खेल शुरू किया उससे हमारी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है और चिंता बढ़ना स्वाभाविक भी है। एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि हमारे ही देश के कई युवा पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंटों के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं और उन्हें सेना और सरकार की गोपनीय सूचनाएं और वीडियो भी उपलब्ध करवाकर देश से धोखा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि हरियाणा इसका केंद्र बना हुआ है और इसी वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पुलिस के आला अफसरों और गृह विभाग के बड़े अफसरों की बैठक लेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान के इरादे क्या है। तो चर्चा आज उसी पर होगी, भारत पाकिस्तान पर करेंगे जहां हमारे युवाओं को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हैं। आप तीनों का टोटल टीवी में हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान में पैदा हुए तनाव और इससे निजात पाने के बाद हरियाणा सरकार अब पंजाब से जल विवाद के निपटारे की सोच ही रही थी कि प्रदेश में पाकिस्तानी जासूसों का नया अध्याय खोलने से सरकार की परेशानी बढ़ गई है। एक के बाद एक आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं, वो भी अलग जिलों से, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान और चीन सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं, खासकर उन महत्वाकांक्षी युवाओं को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं जो कम मेहनत में ही ज्यादा पैसा, प्रभाव और ऐशो आराम की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसा करने में उन्हें सफलता भी मिली है। प्रदेश के अभी 7 ऐसे मामलों में पानीपत से सामने आया सबसे पहला जासूसी केस। नाम है नुमान इलाही का, जिसके बारे में पानीपत के डीएसपी ने सोमवार को नए खुलासे किए। 20 तारीख तक हमारे पास वो पुलिस रिमांड पर आपको पहले भी ब्रीफ किया गया था इस बारे में। तो उसमें जो तथ्य आए हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे कुछ अकाउंट्स आए हैं जहाँ पर जिनके माध्यम से इसने पैसे मंगवाए, उनको वेरीफाई अभी किया जाना है। इसके घर से 6 पासपोर्ट मिले हैं, 3 इनके खुद के हैं, 3 अदर पर्सन के हैं 3, तो वो वेरीफाई कर रहे हैं, टीमें उसमें लगी हुई हैं। तो जहाँ से पैसे आए, जिसने इसको पैसे डाले उसके पास कहाँ से इंस्ट्रक्शन आई कि इसको पैसे देने हैं, तो ये चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की हैं और अभी गहराई से और तफ्तीश हम करेंगे। ज़्यादा डिटेल से बताना इसमें उचित नहीं है। इसी तरह कैथल से 25 साल के देवेंद्र सिंह ढिल्लो भी पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के बहाने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के हाथ में खेलता रहा। नूह का अरमान। सबसे बड़ा मामला हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का है, जो कई बार पाकिस्तान में, उसके साथ ही अब रोहतक के नवांकर धनखड़ भी सुर्खियों में आए हैं। एमबीबीएस जैसी उच्च डिग्री से भी संतुष्ट ना होकर वो डॉक्टर यात्री नाम का अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। 17 लाख उनके व्यूअर्स हैं। इन गंभीर मामलों के सामने आने के बाद सीएम हरियाणा कल पुलिस और गृह विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इसे बहुत गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा मान रहा है। नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ये बड़ा गंभीर मामला है, देश के हित का है। इसको गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। तो ये तो गहराई से जांच का विषय है, ये जांच से ही पता लग सकता है। यानी हम तरक्की की रफ्तार तेज करने में लगे हैं। यहाँ हमारे विरोधी और प्रतियोगी पाकिस्तान और चीन हमारे युवाओं को सोशल मीडिया पर सॉफ्ट टारगेट बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बस अब नहीं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और सबसे पहले यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान और चीन खुफिया एजेंसी सोशल मीडिया पर एक्टिव भारतीयों को सॉफ्ट टारगेट बना रही है? देखिए जया,
भारत में हालांकि आईटी उद्योग को देखें, आईटी इंफॉर्मेशन या इस तरह की टेक्निकल चीजों में भारत बहुत आगे है और भारत की विशाल आबादी, बहुत सारे युवा विदेश में चले गए, मतलब एक्सपर्टीज हासिल है हमारे युवाओं को। लेकिन पाकिस्तान और चीन जो अंदर खाते दोनों ही भारत के विरोधी हैं, वो अपना खेल करते रहे और ये खेल अब सामने आया है। जिस तरीके से इस पूरे खेल का जो जासूसी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पे, उसका केंद्र हरियाणा बना हुआ था। अब तक 7 मामले सामने आए हैं, शुरुआत पानीपत से हुई। तो अब मुख्यमंत्री को, सरकार को भी चिंता हो रही है और विपक्ष भी इसको कह रहे कि ये राष्ट्रीय गोपनीयता का और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का और राष्ट्रीय एकता का एक बड़ा मुद्दा है। ये लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है, खासतौर पर ज्योति जो हिसार की यूट्यूबर है, जिस तरीके से वो स्पॉन्सर्ड विदेशी टूर करती रही, 3 बार, तो ये आंकड़ों से है कि 3 बार पाकिस्तान गई है, उसका खर्च, टैक्सी, होटल, आना जाना, हफ्ता भर रहना, और शायद चीन की भी उसने यात्रा की है। और केंद्रीय खुफिया एजेंसी अब चीन के एंगल से भी जांच कर रहे हैं, उसका ट्रेवल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उसके आमदनी के साधन क्या है, कितना खर्च किया है, सारी हिस्ट्री खोली जाएगी, क्योंकि सेंटर की जो एजेंसी है बहुत गहराई तक जाती है। लिहाजा अब चूंकि केंद्र हरियाणा निकला है, जाहिर है हरियाणा सरकार की चिंता बनना जरूरी है कि हम तो देशभक्ति की बात करते हैं, हम झूम रहे थे कि पाकिस्तान को हमने पटखनी दे दी, लेकिन देश को नुकसान हो रहा है, देश की खुफिया जानकारी बाहर जा रही है, उसका बड़ा केंद्र हरियाणा बना। इस वजह से हरियाणा सरकार की प्रतिष्ठा थोड़ी सी धूमिल हुई है, सरकार के लिए चिंता की बात है। यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट के जो एसीएस हैं, बड़े अधिकारी हैं, और डीजीपी, आईजी, जो भी पूरी फोर्स के बड़े ऑफिसर्स हैं, कल उनकी बैठक ले रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होगी और चर्चा इस बात पर भी होगी कि आखिर सब हुआ कैसे। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी ज्यादा चिंता का विषय और चिंता होना भी लाजमी है। महेश, जिस तरह से देखिए कि हमने ग्राउंड जीरो पर आपकी रिपोर्ट भी देखी, आप ज्योति मल्होत्रा के घर तक पहुंचे, वहां पर आसपास के लोगों से बातचीत भी की, लेकिन ये चीज सामने है कि वहां पर लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। एक तरफ ये पहलू देखने को मिल रहा है, राष्ट्रभक्ति देखने को मिल रही है, लोग जागरूक है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन इस तरह के हमारे युवाओं को सॉफ्ट टारगेट बना रहा है सोशल मीडिया के जरिए, और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोग भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो अपनी तरफ से कोई जानकारी देना नहीं चाहते। देखिए, मुझे लगता है कि लोग बोलने के लिए तैयार तब होते जब उनके पास कोई खास जानकारी होती। मुझे लगता है कि ज्योति मल्होत्रा के पिता भी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, बहुत सीमित जानकारी उनके पास है। देखिए, बेहद छोटे घर में 55 गज का मकान, और बेहद कहा जा सकता है कि कोई अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है। घर की जो टाइलें हैं वो उखड़ चुकी हैं, सोफा जो है वो काफी फटी हुई स्थिति में है। तो कहा जा सकता है कि 55 गज के मकान में बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके बाद आप ये कह सकें कि आर्थिक माली स्थिति जो है वो ज्योति मल्होत्रा की अच्छी थी। लेकिन जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रही थी, क्या वो सब कुछ स्पॉन्सर्ड था? और अगर स्पॉन्सर्ड था तो कौन स्पॉन्सर कर रहा था, और स्पॉन्सरशिप के पीछे मकसद क्या था? यही सवाल है जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है। फिलहाल आज का जिक्र किया जाए तो ऑफ कैमरा यहाँ पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई, उसमें यह कहा गया कि अब भी ज्योति मल्होत्रा ने क्या किया उसको लेकर उसका कोई रिग्रेट नहीं है, किसी भी तरह का पश्चाताप वो नहीं कर रही है। वो अब भी पुलिस के सामने ये कहने की कोशिश कर रही है कि मेरे पास राइट ऑफ स्पीच है। राइट ऑफ स्पीच का जिक्र वो कर रही है। वो कह रही है कि ये उसकी स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, और उसने उसी का इस्तेमाल किया है। अब पुलिस ये फैक्टर रखने की कोशिश कर रही है सामने कि दरअसल उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकती है। इस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ देखने को मिल रही है। जिस तरह की एलीट क्लास में उसे कनेक्ट किया गया, उसे उठने बैठने का मौका दिया गया, घूमने फिरने का मौका दिया गया, जितने महंगे होटल्स में उसे रहने का मौका दिया, उतनी उसकी हैसियत नहीं थी, उसकी पारिवारिक स्थिति उस तरीके की बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसे में ये बेहद आसान हो जाता है पाकिस्तान के लिए। सबसे आसानी तो कनेक्ट करने को होती है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करना बेहद आसान हो जाता है, और इन्हें लालच देने में कोई बहुत बड़ी परेशानी पाकिस्तान या किसी भी खुफिया एजेंसी के लोगों को नहीं होती। लालच क्या है? लालच सब्सक्राइबर्स का है, लालच यहाँ व्यूज का है, ज्यादा से ज्यादा उसके व्यूज को वीडियो मिले, वीडियो को व्यूज मिले, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। महज इतने से ही आकर्षण जो है वो बढ़ने लगता है, और उसके बाद आगे की जो सोर्सेज डेवलप करने का काम है वो पाकिस्तान की एजेंसियां आसानी से कर लेती हैं। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि बेहद छोटे से लालच में ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये
ट्रैप में फंस रहे हैं और उन्हें आगे फैसिलिटेट कर कर उन्हें एक तरीके का एडिक्शन दिया जा रहा है, उन्हें पैसा दिया जा रहा है और उसी पैसे का इस्तेमाल जानकारी जुटाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के मामले में एक और महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई है वो पुलिस की तरफ से कही गई है कि एक्सेस नहीं था, ज्योति मल्होत्रा के पास किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन का कोई एक्सेस नहीं था जिसके बूते ये मान लिया जाए कि गोपनीय जो खतरनाक गोपनीय जानकारी है वो पाकिस्तान तक पहुंच गई, ऐसी कोई जानकारी जिससे भारत को खतरा हो सकता था। इतना मान सकते हैं कि जो सेंसिटिव जगह है उनकी कुछ वीडियोस उसने अपने पेज पर पोस्ट की, लेकिन डायरेक्ट लिंक अभी तक नहीं मिला है। तो ये मानकर चलिए कि चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया का दूसरा इन्फ्लुएंसर हो, अमूमन हमने देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, कोई दूसरा रोजगार नहीं होता, उन्हें कनेक्ट करना आसान है, टेक्निकली वो ज्यादा साउंड होते हैं, अलग अलग मीडियम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टा पर भी होते हैं, इसके अलावा एक्स को भी इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब को भी इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक को भी इस्तेमाल करते हैं, स्नैपचैट को भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें कनेक्ट करने की जो विधि है, तकनीकी जितनी भी जो विधियां हैं वो जानते हैं, उन्हें इस्तेमाल वो करते हैं। और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लोगों के लिए भी बेहद आसान हो जाता है ऐसे लोगों को कनेक्ट करना, क्योंकि तमाम जो नेटवर्क्स हैं उन पर सर्विलांस आसान नहीं होता। आप यूट्यूब पर नजर रख सकते हैं या किसी दूसरे जो है मीडियम पर नजर रख सकते हैं, लेकिन तमाम मीडियम्स पर आप नजर बनाए रखें, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी संभव नहीं होता। तो मुझे लगता है कि बेहद आसान है, गरीब परिवारों के बच्चे हैं और इन्हें बड़ी जिंदगी का एक लाइमलाइट और एक प्रीमियम जिंदगी का जो सपना दिखाना है बेहद आसान पाकिस्तान के लिए है या किसी भी दूसरे देश के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स और जो भी सोशल मीडिया यूज करें उनको ये समझना होगा कि किस तरह की गतिविधियां इस समय देश में चल रही है, उसको लेकर उनको क्या कुछ नेक्स्ट स्टेप उठाना है। यहाँ पर जिस तरह से देखिए वीरेंद्र जी की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी लगातार सॉफ्ट नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव है उनको भर्ती कर रही है और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जो ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया उनसे तो लगातार पूछताछ हो ही रही है, लेकिन उनके साथ साथ उनके कॉन्टैक्ट में और भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। देखिए, ये जो भी यूट्यूबर्स हैं जी वो पाकिस्तान के संपर्क में कैसे आते हैं? चकाचौंध भरा जीवन, विलासिता की उनको वहां सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, तो उनका जो एक रहन सहन है, जो उनकी कमजोरी है, उसका पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। पाकिस्तानी दूतावास से निरंतर संपर्क बना रहना, फिर वहां पर जाकर पाकिस्तान जाकर वहां उसका महिमा मंडन करना, मतलब ग्लोरीफाई करना, तो ये सब पाकिस्तान के एजेंडे पे भी काम करते हैं। उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उनको इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अधिकारी उनको ये सुख सुविधाएं क्यों उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें उनका क्या स्वार्थ है, तो ये स्वार्थ को नहीं समझ पाते। वो ये समझते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलेंगे, प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, उनका बहुत अच्छा सोशल मीडिया में नाम होगा, लेकिन इस चकाचौंध के अंदर वो जो अपने वास्तविक उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। मतलब अपने देश का ग्लोरीफाई करने के बजाय दूसरे देश, जो हमारा विरोधी देश है, जो शत्रु देश है, उसका महिमा मंडन करना निश्चित ही चिंता का विषय है। ये जाने अनजाने में उनके एजेंडे पर आ जाते हैं। ये नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, वो जो है उनके अघोषित एजेंडा होता है, उनके अघोषित एजेंडे के अनुसार ही काम करता है। मतलब अगर पाकिस्तान दिवस पर पाकिस्तान दूतावास से बुलाया जाता है तो आपको ही क्यों बुलाया जाता है, और आप वहां पर जाकर जो है पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की सराहना करते हैं, वहां के अधिकारियों के रवैये की चर्चा करते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि आप भी उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मतलब एक पाकिस्तान के प्रति आकर्षण पैदा करना, जो कि हमारा शत्रु देश है। और देखिए, जो भी इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं वो बहुत बाद में मिले, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, तो ये बात ठीक है कि कोई गोपनीय जानकारी उनके पास इतनी होगी नहीं जो दे सके, लेकिन ये एक यूट्यूबर के अलावा देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसा होता है, चाहे जाने अनजाने में होता होगा, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी इसी टो में रहते हैं। फेसबुक के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के जो खुफिया जो अधिकारी हैं वो इसकी टो में रहते हैं, वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं, उनसे संपर्क बनाते हैं, तो इसलिए उनको अपना एक फीडबैक भी मिलता रहता है और अपने देश को एक महिमा मंडित करना, भारत के अंदर महिमा मंडित करना, ताकि वहां के युवाओं में एक आकर्षण पैदा हो, पाकिस्तान के प्रति सद्भावना बने, पाकिस्तान के प्रति स्नेह पैदा हो, मतलब लोगों में जागरूकता आए, वो मतलब अपने ढंग से अपने देश की छवि को मतलब अच्छा साबित करने के लिए इस तरह के प्रपंच रचे रहते हैं और हमारे युवा जो है उनके जाल में फंसते जाते हैं। तो इस तरह अभी तो ये जाल बहुत लंबा फैला हुआ और इस पर अब जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको भी कुछ आभास होगा, कुछ लोगों का संपर्क रहा होगा,
तो ये सब बातें हैं जो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और समाज के लिए भी समाज के लोग जो है जाने अनजाने में जो है उनके एजेंडे पर आ गए और इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी ये आसानी से समझा जा सकता है। आज का हमारा युवा वर्ग है सोशल मीडिया के प्रभाव में है, तो ऐसे प्रभाव के अंदर शत्रु देश का एक गुणगान करना ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, कहीं न कहीं चिंता का भरपूर विषय है और इस पर चिंतन किया भी जा रहा है, लगातार बैठकें भी देखने को मिल रही है। देवेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि पुलिस ने ये भी बताया कि ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई थी, जिसमें पहलगाम हमले से पहले भी उन्होंने यात्रा की थी, उसमें भी वो शामिल रही है और इस दौरान उसने चीन की भी यात्रा की थी, यानी कि दोनों दुश्मन देशों के कांटेक्ट में थी। देखिए जया, ज्योति का मामला जो सामने आया, जितनी चीजें सामने आ रही है उत्सुकता हो रही है लोगों को कि कोई लेडी इस हद तक जा सकती है। मेरे ख्याल 2-3 चीजें समझ आ रही हैं। दरअसल शुरुआत जो पहला पाकिस्तानी जासूसी पानीपत से पकड़ा गया है उसका नाम है नोमान इलाही। नोमान इलाही के जो हमने स्टोरी दिखाई थी दर्शकों को, उसके माता पिता की मौत हो गई थी बहुत पहले। वो अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, उसके भाइयों ने या रिश्तेदारों ने उसके पाला पोसा। उसके बाद वो दिल्ली जाने लगा, आने लगा और उसका जो जीजा है पानीपत में रहता है, उसका जो जीजा है, जीजे के पिता ने बताया जब पुलिस ने उनके घर छापेमारी की थी 4-5 दिन पहले, उसने कहा जी हमारे घर भी आता था, रात को सो के चला जाता था, हमें बताता नहीं था, फोन बहुत करता था, कहता था मेरे को दिल्ली जाना है और रात को देर आता ना, सो के सुबह उठ के चले जाना, मतलब संदिग्ध गतिविधियां थी। एक बात, ये जो पानीपत वाला पाकिस्तानी जासूस पहली दफा पानीपत में जो ये मामला खुला है, ये किसके लिए काम करता है? एक इकबाल काना है, आईएसआई का एजेंट है पाकिस्तान में। वो इकबाल काना दरअसल आईएसआई को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उसका काम एजेंट रखना है। तो वो जो इकबाल काना है 1994 में यहाँ पानीपत से लगता है किराना है, बहुत मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, पानीपत से 20 किलोमीटर है शामली मुजफ्फरनगर की तरफ। तो इकबाल काना 1994 में पाकिस्तान चला गया था, वो किराना का था और ये जो जासूसी में पकड़ा गया है ये भी किराना का है। तो वो ये देखते हैं कि हमारे संपर्क का आदमी कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम आसानी से टैप कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी जो जासूस है ये किराना का और जो पाकिस्तानी आईएएस एजेंट है ये भी किराना के। दूसरी बात, जब ये यूट्यूबर जो काम करते हैं इनको दरअसल पुलिस नहीं रोक सकती या कोई भी, वो समझते ही पत्रकार है, क्योंकि यूट्यूबर खुद को पत्रकार दिखाने की कोशिश करते हैं तो लोग उनको ज्यादा कोई शक वगैरह बात नहीं करते। तो भाई ठीक है, यूट्यूबर है, पत्रकार है, काम कर रहा है। और दूसरा, यूट्यूबर को लालच यही रहता है कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं। यूट्यूबर पत्रकार जगत से भी लोग समझते हैं कि फलां वो इतने सब्सक्राइबर है, उसको इतना पैसा आ रहा है, इतनी इनकम है, तो ये चक्काचौंध है ना, ये खींच के ले जाती है। अभी आज एक ताजा मामला और हुआ है जी, मतलब जो लोग जरूरतमंद है, जैसे रोजगार वाला विषय, बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं है या जिनकी संगति अच्छी नहीं है, ऐसे लोग आसान टारगेट बन सकते हैं। और जो इन्फ्लुएंसर है, जो उनके काम किया उनको टैप करते हैं। आज एक फतेहाबाद में नया मामला है अभी जया, एक डॉक्टर है ताज मोहम्मद, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान की स्पोर्ट में मीडिया में कुछ डाला था और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पे डाले थे। आज उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और उनको कल सीजीएम की कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके धारा और संभवतः गिरफ्तारी भी होगी उनकी। तो उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है, जिला उपाध्यक्ष फतेहाबाद कि बीजेपी ने कराया है और उनके खिलाफ धारा है और संभवतः उनके खिलाफ अब एक्शन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के, भारत में रहते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट करना और भारत के प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करना। तो ये भी आज का ताजा मामला है। तो अभी बहुत सारे कनेक्शन निकलेंगे, मेरे को लगता है अभी तो पिक्चर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और इस बीच देखना होगा कि और कितने जो इस तरह के नाम है वो सामने आते हैं। महेश, इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान लगातार अपने नापाक इरादे दिखाते आया और उसका जो साथ है पूरा चीन दे रहा है। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अब आखिर इरादे क्या है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हरियाणा पंजाब कितना सॉफ्ट टारगेट है अन्य राज्यों के मुकाबले, क्योंकि अभी तक जो मामले लगातार निकल के सामने आ रहे हैं यही सही आए हैं, हरियाणा से सबसे ज्यादा मामले निकल के आए हैं।
देखिए, बिल्कुल ये हरियाणा के लोगों के लिए भी हैरानी की बात है कि देशभक्ति के लिए, कुर्बानियों के लिए जिस प्रदेश को माना जाता है, जाना जाता है, उस प्रदेश में इस तरह की जो जब चीजें निकलकर सामने आती है तो ये हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए भी सख्ते की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है कि प्रदेश को बदनामी झेलनी पड़ रही है। इस तरह की बातों में, नेगेटिव बातचीत में जब प्रदेश का नाम लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता जो है प्रदेश के साथ जोड़ी जाएगी। ना सिर्फ पुलिस के लोग बल्कि हरियाणा प्रदेश के जो निवासी हैं वो भी इस बात को लेकर हैरानी की स्थिति में है। लेकिन जिक्र आपने पंजाब का किया, दरअसल पंजाब की सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान के साथ, और पंजाब दरअसल अतीत के पन्नों को जब परखने की कोशिश करेंगे तो काफी सारे, एक नहीं हजारों ऐसे परिवार हैं जो भारत में रहते हैं, जो राजधानी दिल्ली में भी रहते हैं, जो ज्यादातर पंजाब के इलाके में भी रहते हैं। हरियाणा प्रदेश के पंजाब के सीमावर्ती कुछ इलाकों का जिक्र करो तो यहाँ पर भी कुछ तादाद ऐसे परिवारों की है जिनका आधा परिवार पाकिस्तान में रहता है। तो उनका जो संपर्क है, सांस्कृतिक संपर्क का शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो शादियों में जाते हैं, वो एक दूसरे के तीज त्योहार में जाते हैं, वो पारिवारिक समारोह में शामिल होते हैं। तो उनका जो आना जाना है, जो फ्रीक्वेंसी है पाकिस्तान आने जाने की, वो काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि जैसे किसी भी इलाके में अगर आपका कनेक्ट बढ़ेगा तो यकीनन फिर वहां पर आपके सोर्स डेवलप हो जाते हैं, और यही फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है। पंजाब का जिक्र मैंने कर दिया कि पारिवारिक रिश्ते इस इलाके से हैं, और जिक्र हरियाणा का किया जाए तो कैराना की बात जिस तरीके से सामने आ रही थी, मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर इस तरह की कनेक्टिविटी वो लोग बिल्ड करते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही रहती है कि वहां पर भी उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, और भारत में भी उसी परिवार के, उसी कुनबे के कुछ सदस्य जो हैं यहां पर भी मौजूद हैं। तो ऐसे में जो एक कुनबे की कनेक्टिविटी है, जो एक पारिवारिक कनेक्टिविटी है, दोनों देशों के बीच बिल्ड हो जाती है, और जिसे कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है, एक दूसरे पर भरोसा करना आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि दो बड़ी वजह हो सकती हैं। जिक्र यहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का दरअसल ज्यादा किया जा रहा था। मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश का शायद ही आज 7,000 से ज्यादा गांव में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पर कोई यूट्यूबर ना हो। हर गांव में एक यूट्यूबर है, और एक गांव में नहीं, एक गांव में 2-2, 3-3 यूट्यूबर्स भी अब बन चुके हैं। ऐसे युवा जो मोबाइल चलाना जानते हैं लेकिन कोई कामकाज उनके पास नहीं है, खेती वो कर नहीं सकते, मेहनत वो कर नहीं सकते, तो उन लोगों ने एक छोटा बैग लिया, एक मोबाइल लिया, 300 रुपए का माइक लिया, और वो लोग निकल चुके हैं यूट्यूब पर वीडियोज बनाने के लिए। तो आप मानकर चलिए कि हजारों की तादाद में यहाँ यूट्यूबर्स हरियाणा प्रदेश में तैयार हो चुके हैं। हर एक गांव में यूट्यूबर मौजूद है, जिसकी वजह से ये बेहद आसान पाकिस्तान के लिए हो जाता है। ऐसे युवा जिनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है, ऐसे युवा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे युवा जो कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर समझने की कोशिश की जाए तो बेहद आसानी से उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है, और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर से बचाए रखना भी ऐसे लोगों को आसान हो जाता है, क्योंकि ये लगातार अपने जो वीडियोस हैं वो पोस्ट करते रहते हैं, और तमाम जो संचार के दूसरे माध्यम हैं वो इस्तेमाल करना जानते हैं। तो ऐसे में ये जो समस्या और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स की जो संख्या है बहुत ज्यादा बढ़ती है। और मुझे अतीत में थोड़ी सी चीजों को अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हमेशा से पत्रकारों को जो है आकर्षित करने की कोशिशें करता रहा है। किसी भी माध्यम से, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जो है भारत के जर्नलिस्ट को वो बुलाने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान की धरती पर जो है भारत के जर्नलिस्ट पहुंच जाएं, ये मुझे लगता है कि दशकों पीछे भी अगर मैं जाने की कोशिश करूं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर भारत के जर्नलिस्ट को पाकिस्तान में बुलाए जाने की जो कोशिश है पहले भी चलती रही है। और इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं कि जब जर्नलिस्ट की एसोसिएशन जो है बनाई गई, उसके बाद घूमने के लिए पाकिस्तान की जगह को तय किया गया, और पाकिस्तान में काफी सारे जो सोर्सेज हैं वो वहां पर जोड़ने की कोशिश इन जर्नलिस्ट के साथ की गई। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया, चूंकि एक तो समय की कमी रहती है और काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग होते हैं, तो ऐसे में चूंकि जो काफी कमजोर तबके से सामने आते हैं, जिनका एकेडमिक स्कोर जो है काफी कम होता है, जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी गरीबी की होती है, तो ऐसे लोग आसानी से जो है नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्हें उनका ब्रेन वॉश करना दरअसल आसान होता है। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यहां आसानी से पाकिस्तानियों के कब्जे में जा रहे हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लेंगे वीरेंद्र जी आपसे जल्दी से इसका आंसर, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं रोजगार तो दे रहा है, पैसा तो युवाओं को दे रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव असर है वो देश पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेना एक तरफ बॉर्डर पर खड़ी है, लड़ाई कर रही है, अपने देशवासियों को, अपने नागरिकों को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, और उसके बाद इस तरह के मामले आना कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय।
देखिए, यूट्यूबर के खिलाफ हमारी जो सरकार की जो नीति है कोई स्पष्ट नीति नहीं है जी। तो इसलिए यूट्यूबर भी किसी भी सीमा तक कहीं भी जा सकते हैं जी। और ये बात कई बार मिस इन्फॉर्मेशन का भी होता है जिसके कारण से स्थिति काफी विस्फोटक हो जाती है जी। तो इस मामले में भी सरकार की तरफ से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन अब ये देखिए कि ये अगर हमारी एजेंसियां थी, खुफिया एजेंसियां थी, ये अभी सक्रिय क्यों हुई? क्या ये सब इनके घटनाक्रम की पहले जानकारी नहीं थी? क्योंकि ये सब पहले से ही था, ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सारी जानकारी पहले ही दे रहे थे। तो उस समय इनकी जानकारी नहीं अगर होने के बावजूद भी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो आज ये स्थिति ना आती। तो इसमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। उस समय ऐसी मतलब संभावना भी नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ संबंध ऐसे हो जाएंगे, ऐसी युद्ध के साथ स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में एजेंसियों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जो और इनके खिलाफ जो है एक मीडिया की जो नीति होती है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स की है, यूट्यूबर्स की है, इनकी एक नीति बनाने की आवश्यकता है, इनको जागरूक करने की आवश्यकता है कि मित्र जो देश हैं जो अब बाद में विरोधी हो जाते हैं, जो शत्रु देश हो जाते हैं, उनका महिमा मंडन करने से हमारे राष्ट्रीय हितों को कितनी ठेस पहुंच सकती है, इस मामले में भी जागरूक करने की बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है जैसा कि आपने जिक्र किया। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखें कि पाकिस्तान और चीन भारतीय युवाओं को सॉफ्ट टारगेट बना रहा है और सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स है वो भी इनके जाल में फंसते जा रहे हैं, इस पर चिंता लाजमी है। लेकिन इस पर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।